कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी। लेकिन वहाँ हमारे एक और फैमिली फ्रेंड बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये सब आप करिए, लेकिन सबसे पहले ये है कि रात को उठ के जब भी आप वॉशरूम के लिए जाना चाहते हैं तो एकदम बेड से उठकर मत जाइए। जब आपकी आंख खुलती है, आपने जाना है, 2 मिनट के लिए बेड में लेटे रहिए आंखें खोल के, फिर उठ के बैठिए। उसके बाद आप पाँव नीचे करके बेड से, पाँव जमीन पर टच होने चाहिए, 2 मिनट के लिए बैठिए, फिर उठिए, 1-2 मिनट के लिए खड़े होइए। उससे क्या होगा कि ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो पूरे आपके ब्रेन में जाएगी और यू विल फील कंफर्टेबल, और उसके बाद आप जाइए वॉशरूम वगैरह। सो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ये प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि आजकल फैमिलीज जो हैं, अब मैं वर्ड यूज करूंगा कि एल्डर्स हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे अलग रहते हैं, और ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जब बाथरूम में गिर गए तो घर में लेटी है, अकेली थी, और उसको ये पॉसिबल ही हुआ कि उनको उठा सके, तो 911 को कॉल करके बुलाया, तो फिर वो लेके गया ऐसा। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि यू प्लीज फॉलो दिस 2-3 मिनट्स सिस्टम सो दैट यू कैन फील इजी और कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैं मिस्टर राकेश आनंद जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आगे हमें कुछ कविता, कहानी, जो भी आप सुनाना चाहें। सो लेट्स वेलकम मिस्टर राकेश आनंद। नमस्कार सबको, नमस्कार। अभी सुखपाल साहब ने बताया कि अपने दुख तकलीफ की बात लोगों को नहीं बतानी चाहिए। हर किस्म के लोग हैं दुनिया में, ठीक बात है, लेकिन विचार अपने अपने। मुझे किसी ने ये बताया था कि कभी भी कोई दुख तकलीफ हो, अपने घर की छत के ऊपर खड़े होकर बोलिए, कोई ना कोई तो उसका मसले का हल बताएगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, पैसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। एक पैसिमिस्टिक थे, वो कहते हैं, तो दुखी थे किसी बात से, हसीन सोनिया ना हो मैं जहान अंदर, कोई आज मरे कोई कल मरे, मेला न करे कब्रिस्तान। एक दूसरे पैसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक थे दूसरे, कहते हैं हसीन सोनिया दी कमी ना होए ऐ जहान अंदर, हसीन सोनिया दी कमी ना होए ऐ जहान अंदर, कोई आज मिले कोई कल मिले, मेला लगा है मेरी दुकान का। तो ये अपने विचार। एनीवे, मैं छोटा सा बड़ा पुरानी फिल्म का गाना आपके सामने पेश करता हूँ। है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना, है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना, है कली कली के लब पर ये खुले खुले से गेसू उठ जैसे बदलियां सी, ये झुकी झुकी निगाहें गिरे जैसे बिजलियां सी, तेरे नाचते कदम में है बहार का खजाना, है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, तेरा झूमना मचलना ये नजर बदल बदल के, तेरा झूमना मचलना ये नजर बदल बदल के, कहीं रुक न जाए जालिम इसी मोड़ पे जमाना, है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ
तेरा सिर्फ मुस्कुराना है कली कली के लब पर। थैंक यू। अभी हम सभी यहाँ सीनियर्स हैं, पेंशनर्स हैं, तो एक मैं छोटा सा आपको जोक सुनाता हूँ। अनोखा पत्र व्यवहार। बैंक ने एक चिट्ठी लिखी पेंशनर को और पेंशनर ने उसका जवाब क्या दिया, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। बैंक से पेंशनर को पत्र आया, श्रीमान आपका इस वर्ष का जिंदा प्रमाण पत्र, क्योंकि हम सब लोग जो सीनियर है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट लेते हैं, तो आपका इस वर्ष का लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और साथ ही खेद है कि आपने पिछले वर्ष का आपके जिंदा होने का प्रमाण पत्र बैंक को नहीं दिया। आपने पिछले इस साल का तो लाइफ सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन पिछले साल का आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जिसका उल्लेख हमारे ऑडिटर ने भी किया है, क्योंकि ऑडिटर को तो काम है गलती पकड़ना। तो उन्होंने ऑडिट वालों ने भी अपने उसमें लिख दिया कि इनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है। तो ब्रांच मैनेजर उनको लिखते हैं कि आपसे अनुरोध है कि कोई डॉक्यूमेंट पेश करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके, ताकि ये कंफर्म हो सके कि पिछले वर्ष भी आप जीवित थे। तो धन्यवाद। जी, इसी का बीच में जवाब दे रहा हूँ, मैं इनको रोक के बता रहा हूँ, शायद जगदीश जी को नहीं पता। एक ब्रिटिश टाइम में रूल हुआ करता था कि आपको ट्रेडिंग ऑफिसर के पास जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट या तो लेके जाइए, या आप पर्सनली खड़े होके अपनी फोटो वाली कापी पेंशन की वो ट्रेडिंग ऑफिसर के पास लेके जाइए। अब तो बैंकों में डाकखाने में जहाँ भी वो वाले आ जाती है तब वो दिखाना पड़ता था कि मैं पर्सनली प्रेजेंट था। लास्ट महीने अगर आप नहीं आए तो वो कहता है कि अब आप फिजिकली प्रेजेंट हैं, मैं गजटेड ऑफिसर हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन पिछले महीने की मैं तब रिलीज करूंगा जब उसका लाइफ सर्टिफिकेट आएगा, वो रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। ये ब्रिटिश टाइम में रूल था। अब उन्होंने बैंकों को दे दिया, वो तो हर बार पर्सनली जाना पड़ता था, अब उन्होंने कहा साल में एक बार दे दो। तो ऑडिटर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि उसको वहां पर उस साल का फाइल में रिकॉर्ड में लगाना है। सरोवर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम पेंशनर भी किसी से कम नहीं है। इसका जवाब पेंशनर ने इस तरीके से दिया कि आपका पत्र मिला, वह बैंक ने मुझसे पिछले वर्ष का जीवित होने का प्रमाण पत्र मांगा है। तो वो भी लिखते हैं कि खेद का विषय है कि इस तरह का कोई दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध नहीं है। वह इस उम्र में मेरी याददाश्त कमजोर है, तो मुझे याद नहीं कि पिछले साल भी मैं जिंदा था या नहीं। तो अब मैं आंटी सवित्री कोहली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। बताइए मैं क्या सुनाऊं? आपके पास तो बहुत चढ़ा आपके बहुत पेपर रखते हैं, इतने नंबर चढ़ा तो मैं गान गाती हूँ। आपको आज एक मैं गजल सुनाती हूँ, ध्यान ये ना कहना कि आवाज कैसी है। बहुत देर पहले बोली थी। रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया, ये सब रंग महफिल बदल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया, ये सब रंग महफिल बदल जाएगा। जो बेहोश है होश में आएगा, गिरने वाला भी उठकर संभल जाएगा। जो बेहोश है होश में
गिरने वाला भी उठकर संभल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। क्या ये कम है मसीहा के रहने से, क्या ये कम है मसीहा के रहने से। मौत का भी इरादा बदल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया, ये सब रंग ये महफिल बदल जाएगा। बहुत अच्छे। फूल को इस तरह तोड़ ए बागबान, फूल को इस तरह तोड़ ए बागबान। शाख हिलने न पाए न आवाज हो, शाख हिलने न पाए न आवाज हो। वरना गुलशन में रौनक न फिर आएगी, वरना गुलशन में रौनक न फिर आएगी। दिल हर कली का दहल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया, जो रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया। ये सब रंग महफिल बदल जाएगा। मेरा दामन तो जल ही चुका है मगर, मेरा दामन तो जल ही चुका है मगर। आज तुम पे न आए गवारा नहीं, आज तुम पे न आए गवारा नहीं। मेरे आंसू न पहुँचो खुदा के लिए, मेरे आंसू न पहुँचो खुदा के लिए। वरना दामन तुम्हारा भी जल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया, ये सब रंग महफिल बदल जाएगा। जो बेहोश है होश में आएगा, गिरने वाला भी उठकर संभल जाएगा। तो हर नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाने से पहले मैं कुछ आपको सुनाऊंगा। एक जब हम एक जनाब फरमा रहे थे कि सारी उम्र ही डरते रहे, सारी उम्र ही डरते रहे। पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर बॉस से, फिर मौत के खौफ से, खुदा से, फिर खुद से। किसी ने टोका कि आपने सबका जिक्र किया लेकिन अपनी बीवी का जिक्र नहीं किया। वो वाले ये भी डर के मारे नहीं। सो अब मैं अपनी अर्धांगिनी जिसको बोलते हैं अपनी सविता चोपड़ा को मैं कॉल करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक प्रेरक कहानी जो कि वास्तुशास्त्र है उसको मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कोई भी घर बनता है, आर्किटेक्चर जो है वो नॉर्थ में होनी चाहिए या साउथ में होनी चाहिए
बेडरूम जो है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए, इस तरीके से सारा वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली होता है। तो एक सज्जन थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, उन्होंने अपना बहुत पैसा कमाया, फिर एक आलीशान घर खरीदा। उस घर की खासियत ये थी कि उसमें एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, जिसमें ठंडा गर्म पानी जो इस तरीके से होता था कि उनको उसके लिए कुछ स्विच ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता था, उसको पानी चेंज नहीं करना पड़ता था, ऑटोमेटिकली ही उसका सारा होता। और सेकेंडली वहाँ पर एक लीची का पेड़ था जो 100 साल पुराना था। उनकी वाइफ को लीची बहुत पसंद थी, हालांकि वो थी नहीं उस दुनिया में, लेकिन उन्होंने वो घर खरीद लिया। अब सभी मित्र आते हैं, उनके घर की तारीफ करते भाई बहुत अच्छा है, हर तरीके से हर सुविधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत दिन बीत गए। अब टाइम आया रेनोवेशन का, उन्होंने सोचा मुझे घर की थोड़ी रेनोवेशन करनी चाहिए। जब उन्होंने रेनोवेशन करने का विचार किया तो मित्र कहने लगे थोड़ा सा वास्तु का भी आप ध्यान रखें। अब थोड़ी रेनोवेशन तो आपने करनी है, तोड़ फोड़ तो होगी, थोड़ा वास्तु विचार। अब उन्होंने हांगकांग से 31 साल के एक्सपीरियंस्ड मिस्टर कायो उनको बुलाया और कहने लगे भाई हमारे यहाँ पर कोठी में तुमने वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली हमें गाइड करना है, ताकि जो भी रेनोवेशन हम करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हो। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उनको एयरपोर्ट पर ही सज्जन लेने गए, वहाँ से उनको रिसीव करा, चलते आए, रास्ते में गाड़ी में आए, खाना वाना खाया बाजार से। फिर आ रहे हैं, वो देखते हैं मिस्टर कायो कि ये बड़ी स्लो ड्राइविंग कर रहे हैं और जो भी कोई इनको ओवरटेक करने की कोशिश करता है उनको रास्ता दे देते हैं। वो देखते रहे, अगला सहा नहीं, उन्होंने बोला आप बड़ी सेफ ड्राइविंग करते हैं और हर किसी को आप रास्ता भी दे देते हैं जाने के लिए। तो कहने लगे कि ऐसा है कि जो ओवरटेक करने की कोशिश करता है उसको भी जल्दी जाना तभी ओवरटेक करता है, अदरवाइज कोई ओवरटेक नहीं करता। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं तो आपके साथ आराम से चल रहा हूँ। चलते चलते अपने घर के पास पहुँचने लगते हैं तो वहाँ पर एक संकरी सी गली होती है, वहाँ पर वो स्लो स्पीड कर देते हैं और धीरे धीरे चल रहे, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे होते हैं। तो देखते हैं कि एक बच्चा दौड़ा हुआ आता है और उनकी गाड़ी के आगे से निकलकर हंसता खिलखिलाता हुआ दौड़ के चला जाता है। अब ये सज्जन अपनी गाड़ी वहाँ पर रोक लेते हैं। तो मिस्टर कायो कहते हैं आपने गाड़ी क्यों रोकी है? इतनी देर में एक और बच्चा उसके पीछे दौड़ा दौड़ा आता है और हंसता हंसता निकल जाता है। वो कहता है तो पता था कि कोई और बच्चा आने वाला है? कहते हैं हाँ ये तो अंडरस्टूड, अगर एक बच्चा पीछे मुड़ मुड़ के देख कर हंसता हंसता जा रहा है, इसका मतलब उसका कोई दोस्त जरूर पीछे आ रहा होता है। अब अपने घर पहुंच जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एंटर कर रहे होते हैं कि उसके जो पीछे लीची का पेड़ था वहाँ से कुछ पक्षी उड़ते हैं जोर से। वो मिस्टर कायो से कहते हैं थोड़ी देर आप क्या रुक सकते हैं मेरे साथ? वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, क्या बात है? कहने लगे पीछे मेरे लीची के पेड़ के ऊपर कुछ बच्चे चढ़े होंगे जो लीचियाँ चुरा रहे हैं। अब अगर हम दोनों निकल कर यहाँ से तेजी से जाएंगे, उनमें से कोई बच्चा पेड़ से छलांग लगा के गिर भी सकता है, उसको चोट भी लग सकती है, इसलिए हम धीरे धीरे वहाँ से जाएं। अब मिस्टर कायो को कहते हैं मेरा आपके पास कोई काम नहीं, आपके घर में वास्तुशास्त्र की जरूरत ही नहीं है। वो उनको ये लाइन कहते हैं, वो कहते हैं कि जहाँ आप जैसे विवेकपूर्ण व्यक्ति आसपास के लोगों की भलाई चाहने वाले हों, वो स्थान वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बहुत ही फलदायी और सुखदायी होता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। आपके घर को वास्तुशास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। तो दो लफ्ज मैं फिर बोलूंगा। कहते हैं जिसकी आंखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं, जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं, जिसके मन में दया है उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं है, और जिसके पास धन है उसके मन में दया नहीं है। जिन्हें कदर है रिश्तों की उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, और जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कदर नहीं। जिसको भूख है,
जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसको भूख नहीं। तो कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। और इसके बाद मैं मिस्टर रामदास को आमंत्रित करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने विचार रखें। सफरवादी आपने ना एक काफला बहुत अच्छा बना लिया, ये चलता ही रहेगा। सुरती भाई जी मुझे कहते कुछ सुनाओ, लेकिन पता मुझे है नहीं था मैं सुनाना है कुछ, तो जो भी है व्हाट्सएप में एक आया है, कहा मैं तो यही सुना दूंगा। ठीक है मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ, इसलिए तुमने मूर्तियां तोड़ी। मैं मंदिर में पूजा करता हूँ, इसलिए तुमने मंदिर तोड़े। लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो बुझा दे। मैं चंद्रमा की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो हटा दे। मैं जल की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो सुखा दे। मैं वृक्षों की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो मिटा दे। मैं पर्वतों की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो हिला दे। मैं इस मिट्टी की भी पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो हटा दे। मैं अग्नि की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो अपने घर का चूल्हा बुझा दे। सनातन का मतलब भी समझते हो, मैं आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान है और भविष्य भी, जो सबका जन्मदाता है, इसलिए वो पिता है। हिम्मत है तो अपने नाम से पिता का नाम हटा दे। मैं सनातनी हूँ। जय हिंद। अब इसके बाद मैं डॉक्टर सफरवाल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने विचार रखें। अभी आधा घंटा है। अभी मैं प्रमोद शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता भेजी, और वो कौन सी कविता थी? आपने कविता भेजी थी उनकी। निराला जी की कविता बहुत अच्छी कविता है उनकी, ईष्ट देव की। और ये जो स्त्रियां विवाह हो जाती हैं उसके ऊपर विधवा की एक बहुत, वह इष्ट देव के मंदिर सी, वह दीक्षिका सी शांत भाव में ली, वह टूटे तरु की छुटी कथा सी, वह दीनहीन भारत की विधवा नारी है। उसके बाद मेरा हिंदी के लिए जो प्रेम था वो जागा, और मैंने हिंदी लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। बीए में बड़ा शौक था हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश आती नहीं थी, हिंदी छूटती नहीं थी, और उसी को पढ़ते रहते थे। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन एक कवि हुए हैं, कानपुर से थे वो, प्रताप अखबार के एडिटर रहे हैं। और आपको पता है कि पंजाब की दो अखबार हैं, मिलाप और प्रताप, दोनों बहुत उम्दा, बहुत टॉप की उस वक्त के न्यूज़पेपर थे। एक बार जब प्लासी की लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कब्जा करना शुरू किया 1609 में, जहांगीर के टाइम आए थे, सूरत में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की कब्जे में किया और वहां से लगान लेना शुरू किया। सबसे पहला काम इन्होंने किया कि वहां की जितनी चावल पैदा किए हुए थे बंगाल में, वो इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया।
और उसको रिलीज नहीं किया, उनको किसी को दिया नहीं। हालांकि उगाया उन लोगों ने था और उनसे वो ले लिया। आपको शायद ध्यान होगा, कभी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि बहुत बड़ी एक भूखमरी फैल गई थी। लोग खाने के लिए तरस रहे थे और वो अनाज को रिलीज नहीं कर रहे थे हम लोगों के। बहुत भयंकर अकाल पड़ा था और बहुत लोग उसमें मर गए। तो उसका चित्रण इन्होंने बालकृष्ण शर्मा जी ने किया, बहुत सजीव चित्रण किया, इतना जबरदस्त कि आप भी सुन के हैरान होंगे। इंसान जो परमात्मा का रूप है, जिसके अंदर आत्मा है, परमात्मा और आत्मा, वो भी इतना लाचार हो गया कि उसके बच्चे भूखे पड़े हुए, बाबा मुझे मत दे, कम से कम मेरे बच्चे को खाने के लिए दे दे, वो खाने के लिए तड़प रहा है। ये वो सिचुएशन थी। तो उन्होंने कहा क्या देखा, मतलब जन को जागृत करने के लिए, जनमानस को जागृत करने के लिए उन्होंने कहा, क्या देखा है तुमने नर को नर के आगे हाथ पसारे? दे दे बाबा, दे दे, मुझे ना दे, मेरे बच्चे को। क्या देखा है तुमने नर को नर के आगे हाथ पसारे? क्या देखे हैं तुमने उसकी आंखों में खारे फवारे? देखे हैं, फिर भी कहते हो कि तुम नहीं हो विप्लवकारी? तब तो तुम पत्थर हो या हो महाभयंकर अत्याचारी। अरे तुम्हारा गिरजा फट जाना चाहिए था कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के आगे हाथ फैला के मांग रहा है। क्या देखा है तुमने नर को नर के आगे हाथ पिसारे? क्या देखे हैं तुमने उसकी आंखों में खारे फवारे? देखे हैं, फिर भी कहते हो कि तुम नहीं हो विप्लवकारी? तब तो तुम पत्थर हो या हो महाभयंकर अत्याचारी। अरे लपक चाटते जूठे पत्ते जिस दिन देखा मैंने नर को। उस वक्त ये सिचुएशन थी कि कोई आदमी उसको पत्तल पे खा के, बिहार में पत्तल में, बंगाल बिहार में पत्तल पे खा के फेंकते हैं। तो उसने कहा कि जब वो पत्तल फेंकते थे, वो जूठी पत्तल उठा लेते थे, कुत्ते को हटा के कि इसको मुझे खाने दे और मैं भी ना खाऊं, मेरा बच्चा इतना सा खा ले। तो ये सिचुएशन थी कि जूठे पत्तों पे, इसका हेडिंग भी उन्होंने जूठे पत्ते दिया। उन्होंने कहा अरे लपक चाटते जूठे पत्ते जिस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों ना लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को। ये भी सोचा क्यों ना टेंटुआ घोटा जाए सोए जटपति का। उसका गला ही घोट दे भगवान का कि भगवान ने तूने क्या किया इंसान जाति के लिए। अरे लपक चाटते जूठे पत्ते जिस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज दुनिया भर को। ये भी सोचा क्यों न टेंटुआ घोटा जाए जगपति का, जिसने अपने ही स्वरूप को रूप दिया इस विविध आकृति का। जगपति कहा अरे वह तो हुआ रात की ढेरी, वरना समता स्थापन में लग जाती क्या इतनी देरी। छोड़ आसरा अलग शक्ति का, रे नर सोए जगपति तू है, तू कर झूठे पत्ते चाटे तुझ पर लानत है तू है। ये उन्होंने शुरू का उसमें कहा और उसके बाद उन्होंने जो कविता कही उसका इतना मार्मिक वर्णन है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू और अश्रुधार आ जाती। मैं पूरी कविता नहीं पढ़ सकता, वो इतना मार्मिक दृश्य है कि वो किस तरीके से कुत्ते को हटा के, उसको हटा के, और वो अपनी भूख मिटाने के लिए वो खाना जो जूठे पत्ते थे उनको चाटते थे। उसके बाद भी आप हिस्ट्री में पढ़ के देखिएगा कि बहुत भूखमरी में लोग जो थे वो मर गए, तड़प तड़प के मर गए। जी थैंक यू डॉक्टर। तो थोड़ा सा माहौल चेंज करते हुए, मारवाड़ी स्टूडेंट से टीचर पूछता है, उसको कहता है कि कबीर का कोई दोहा सुना। एक मारवाड़ी स्टूडेंट से टीचर कहता है कि कोई
कबीर का दोहा सुनाओ। अब दोहे तो उसको आते नहीं थे क्योंकि डॉक्टर मास्टर में तो मारे गए। तो कहता है कबीरा सालो बावरो, कबीरा सालो बावरो दोहा दियो बनाए, कबीरो सालो बावरो दोहा दियो बनाए, खुद तो सालो खिसक गयो मरने दियो बसर। अब इसके बाद तो मैं अब मिसेस नीना अनांसी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने विचार रखें। नमस्कार जी, मैं भजन सुना देती हूँ। दाता तेरी सिमरन का, दाता तेरे सिमरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सिमरन का। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, दाता तेरे सिमरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सिमरन का। हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, कहीं पाँव न फिसल जाए, दाता तेरे सिमरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सिमरन का। थैंक यू। कह रहे वाह रे इंसान, वाह रे इंसान, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल हो,
छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल हो, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल हो। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी खूबसूरती त्याग देती है और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। कहते हैं जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं। फिर फूल वाले की एक ऐसी ही दुकान है जहां हम कहते हैं हमें हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। तो इसके बाद मैं सरदार मोहन सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें। That's all. सारे रावां सुन के उन्होंने कथन सुन के मेरा भी जी किया मैं कोई ना कोई गल साझी करा। सारे ने हिस्ट्री विचों या पोइट्री विचों या अपने जिंदगी दियां होर रावां नाल साझी की, पर मैं जिहड़ी तुहाडे नाल गल करांगा वो अपने बारे करांगा ताकि मैं अपनी जान पछाण तुहाडे नाल करा सकां। ते वो गल इत्थों शुरू हुंदी आ कि पढ़न दा शौक सानूं सारिआं नूं सी या सानूं सारिआं नूं पढ़ना पिया। ते मैं भी कुछ जमातां पढ़िया कि उदों पिछों ढली जिंदगी दे विच बंदा विचार करदा कि उन्हें अपनी जिंदगी किदां निभाई। वो अपने आप को लभण की कोशिश करता, वो पहले तो दुनिया को लभदा रहिंदा, पर इस उम्र दे विच आके वो अपने आप को लभण की कोशिश कीता कि मैं की कीता। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि बड़ियां किताबां पढ़ियां ਲੱਖਾਂ ਫਰੋੜੇ ਵਾਕੇ अपना ਨਾਂ ना ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਫੇ ਤੇ ਹੋਣਾ। मैं अपने बारे कर वाकई अपना ਨਾਂ ना ਲੱਭਿਆ मैनू किसी भी सफे उम्रां दी भाल पिछों लंबी घाल पिछों हुण लिख लिया है इसनूं मैं अपने ही दिल ते। ये नां लिखण नाल मेरा दिल एक बणिया किताब है जिस विच मैं लिखिया सारी उम्र का हिसाब है। हुण उम्र का हिसाब की लिखिया वो किते पेज साझा करांगा, पर उदों पहलों मैं अपनी जिंदगी बारे कुछ होर एक दो गल्लां तुहाडे नाल साझियां करना। एक तो है कि जदों बचपन सीगे उदों उन्हां वेलियां दी गल आ, उदों स्कूलों दे विच आंढियां गुआढ़ियां च जां कोई होर बजुर्ग मिलदे सी, कोई गलत कर शरारत कर तो रोकदे सीगे ते नाल इह भी कहिंदे सी कि आदमी नूं दे जिंदगी जीण दा कोई ना कोई असूल होना चाहिए। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਆਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ हैगी गुआढ़ियां की गल दसी तो मैं फिर थोड़ा जिहा झिझकण लग पिया। तो वो की गल की दसी, वो कहंदा कि अपने हैगे ने गुआढ़ी ते इन्हां दा असूल सीगा जिंदगी जीण दा, ना तो वो मीट खांदे सी ना शराब पींदे सी
बड़ी सीधी सादी जिंदगी बतीत करते सी। कदे भी किसी का माड़ा नहीं किया, जे किसी का चंगा हो सके तो जरूर किया। तो उन्होंने जो टाइम आया, उन्होंने बेटी सी वो जवान हुई तो उन्हें विआह करना सी, तो उन्हें अपने असूलों के हिसाब के नाल जिहड़ा इन्विटेशन दिता उहदे ते लिख दिता कि शराब पीने वाला ते मीट खाने वाला आउण की कोशिश ना करे। ते अगले दिन विआह सी। अगले दिन होया कि ना तो लाड़ा आया ना पंडित जी आए। सो ये सुन के मैं क्या कि नहीं, ये गल नहीं हैगी, असूल जिहड़े हैगे वो अपने तक ही रखने चाहिए, दूसरिਆਂ ਦੇ उत्ते तक नहीं लागू करने चाहिए। इसी तरह मेरी जिंदगी का सीगा एक कि जे तुसीं किसी नूं मिलदे आ चंगी तरह मिलो, जे तुसीं कोई काम करदे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ जरूरी नहीं कि हमेशा ही चंगी हो। इंडिया दे विच किसी बंदे ने जनरल स्टोर खोलिया ते ओहदा बेटा वो दोनों ही जनरल स्टोर चलाते सी, ते जदों भी कोई कस्टमर आता सी उसकी पूरी देखभाल करते सी और चंगे ढंग नाल करते सी। एक उन्होंने कोल कस्टमर गया ते वो दोनों ही उन्होंने उठ के बड़ा नीवे पा के मिले। वो कहते कि दसो जनाब की चाहिए। वो कहता कि मैं जुत्ती लड़ी है। तो कहते हाँ जी जुत्तियां हैगियां ते तुसीं बैठो। वो जुत्ती चुकन लगा, कहता नहीं जी नहीं, तुसीं कुर्सी के उत्ते बैठो। कुर्सी ते बह गया। कहता कि तुसीं हाँ अपनी ते असीं जुत्ती तुहानूं देंगे पर तुहानूं पहलां टेस्ट करवा। वो कहता ठीक है, तो मैं देख लेना पा के। कहना नहीं जी तुसीं अपनी पहलां जुत्ती करो, उनको कहना जराबां करो, असीं पैर साफ करते हैं। उन्हें अपने मुंडे को बुलाया, मुंडे ने आके पानी रख के उन्हें पैर धोते, उन्होंने तौलिया नाल साफ किया, माड़ा मोटा ठीक किया, उन्हें जुत्ती उन्होंने दी। उन जुत्ती पाई तो जुत्ती वो पसंद आ गई। उन पैसे पूछे, उन्होंने हैगा जिन्हें पैसे दसे होंगे ते जुत्ती वो चुक के उठ्या तो वो कहते जी कि असीं कदियां जुत्तियां नहीं बेचते, असीं होर भी समान बेचते हैं, तो तुसीं भी देख लो कोई होर लेना ज़्यादा वो लेना था। वो कहता लेना तो मैं अंडरवेयर भी सीगा, पर तुसीं तुहाडी जिहड़ी हैगी ना सेवा ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं ख्याल तो दिता।